हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का मराठी सब्जेक्ट और उसका थर्ड चैप्टर बेटा मी ऐकतो आहे, जिसे लिखा है वसंत पुरुषोत्तम काळे ने, जो कि एक बहुत ही फेमस कथा लेखक है, निबंधकार है, नाटककार है, कादम्बरीकार यानी कि स्टोरी राइटर, कॉम्पो राइटर, प्ले राइटर एंड नॉवेलिस्ट। इनके कुछ फेमस बुक्स हैं लोंबकळणारी माणसं, पण माझ्या हातांनी, पेन सलामत तो, गुलमोहर, कर्मचारी, का रे भुललासी, ऐक सखे, वन फॉर द रोड, माया बाजार, स्वर, संवादिनी, वलय इत्यादि यानी एक्सेट्रा। ये सब उनके कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, कथा संग्रह। ही वाट एकटीची, पार्टनर इत्यादि कादंबरी लेखन, ये दोनों उनके नॉवेल्स है। आकर्षक कथांके ओघवती निवेदन शैली आणि चटपटी संवाद यांमुळे त्यांच्या कथा वाचक प्रिय आहे। यानी ये जो भी लिखते हैं इनकी स्टोरीज खुद ही अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही पोलाइट है, और साथ ही साथ जो कॉन्वर्जेशन, जो डायलॉग्स ये यूज करते हैं अपने स्टोरीज में, वो भी बहुत मजेदार होते हैं। इसी वजह से लोग उनकी स्टोरीज को पसंद करते हैं। संगीत कलेवर जीवापाड प्रेम करणारे वडील व त्यांच्या अपघातामुळे संगीत सेवेपासून अंतरलेल्या वडिलांच्या सौख्यासाठी धडपडणारा मुलगा यांचे भावस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केले आहे। तो इस लेसन में लेखक ने हमें एक स्टोरी बताई है, जिसमें एक फादर जो संगीत से बहुत ज्यादा प्यार करता है और जिसके कानों से सुनने की शक्ति जो है जा चुकी थी एक एक्सीडेंट के कारण, इसी वजह से वो संगीत से दूर हो गए थे, और सिर्फ अपने पापा को खुश करने के लिए, संगीत सीखने के लिए जो धड़पड़ कर रहा था, जो फाइट कर रहा था सिर्फ अपने पापा को खुश करने के लिए, यही स्टोरी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो बहुत ही भाव स्पर्शी यानी कि बहुत ही सेंटिमेंट्स भरे ये मोमेंट्स आपको इस चैप्टर में देखने को आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी रहती है, वो ये कि अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दैट इज़ लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर से शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, यूज़फुल लगते हैं, तो इन्हें लाइक करना ना भूलें। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर से देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा मी ऐकतो आहे। तिसरी घंटा घणघणली व बाहेरचा संमिश्र कोलाहल बंद पडला, यानी कि थर्ड बेल जो बजी और बाहर जो संमिश्र कोलाहल था यानी कि मिक्स्ड साउंड, वो बंद हो गया। उगीच इकडून तिकडे वळणाऱ्या माना स्टेजच्या दिशेकडे स्थिर झाल्या। जो सिर्फ यहाँ वहां घूम रहे थे, नेक्स्ट जो बातें कर रहे थे लोग यहाँ वहां देखकर, अब वो सब के सब स्टेज के सामने स्थिर हो गए हैं। लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे याची खात्री वाटताच मी गंभीर आवाजात बोलायला शुरुआत केली। अब जैसे ही मुझे पता चला कि सारे के सारे लोग मुझे देख रहे हैं, उन सबका ध्यान अब मेरे पास है, लक्ष्य यानी ध्यान अब मेरे पास है, तो ये जैसे ही मुझे पता चला, कंफर्म हुआ कि लोगों का ध्यान मेरे पास है, तो मैंने एकदम सीरियस टोन में बोलना शुरू किया। सभ्य स्त्री पुरुष हो मीन्स जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन जो हम कहते हैं। माझ्या वादन विद्यालयाचा हा पहिलाच जाहीर कार्यक्रम आहे। वादन विद्यालय इज म्यूजिक स्कूल, तो मेरे म्यूजिक स्कूल का ये पहला जाहिर कार्यक्रम मीन्स लाइव कॉन्सर्ट। जो लाइव म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं ना, जिसमें सभी प्लेयर्स लोग स्टेज पर आके बजाते हैं लाइव, वो तो ये उनके म्यूजिक स्कूल का जो है, ये जो बोल रहा है इंसान, उनके म्यूजिक स्कूल का पहला लाइव कॉन्सर्ट था। आपल्या चरणी ही कला सादर करताना मला अतिशय आनंद वाटत आहे, और आप सभी के सामने मुझे अपनी ये कला सादर करने को, मतलब प्रेजेंट करने को मिल रही है, मेरे म्यूजिक की कला को, तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपण शांतपणाने या सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा अशी आपल्याला नम्र विनंती करून मी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो, और आप सभी बिल्कुल शांति से बैठकर ये इस कार्यक्रम को सुनेंगे और उसका मजा लेंगे, ये मैं आशा करता हूँ, और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है। और इसी के साथ मैं अब कार्यक्रम शुरू करता हूँ। आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात शिरीष भागवत यांच्या फिडल वादनाने होईल। तो और आज के कार्यक्रम की शुरुआत किससे होने वाली है? शिरीष भागवत नाम के उनके स्टूडेंट के फिडल वादन। फिडल इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम वायलिन कहते हैं।
तो शिरीष भागवत ये शुरुआत करने वाला था इस कार्यक्रम की, और वो कौन सा वादन बजाने वाला था, कौन सा म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट बजाने वाला था? फिडल. हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आला आहे. ये विद्यार्थी, ये स्टूडेंट जो है मेरे स्कूल में सिर्फ सीखने के लिए आया है. कलेच्या प्रांतातील हा नवखा मुसाफिर आहे. यानी कि ये एक इनएक्सपीरियंस्ड म्यूजिशियन है. इसे क्योंकि नया नया सीखने आया है, इसे कला के बारे में इतनी डिटेल्स में जानकारी नहीं है, तो ये टोटली नया है, इनएक्सपिरियन्स्ड है. तो ये हे लक्षात घेऊन आपण त्याच्या हुशारीची कौतुक करावे ही विनंती. तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिए, जब आप उसको सुनोगे तब इस बात का जरूर से ध्यान रखिए कि वो नया नया सीख रहा है. एवढे बोलून मी शिरीषकडे पाहिले, और इतना ही बोल के जो बोल रहा है स्टेज पे उसने शिरीष की तरफ देखा. मला या मुलाची अतिशय भीती वाटत होती. अब जो बोल रहा है, जिनका ये प्रोग्राम है, उनको शिरीष को लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी. खरे सांगायचे म्हणजे माझ्या मनातून मला शिरीषला कार्यक्रम द्यायचाच नव्हता. क्यों उनको शिरीष को लेकर चिंता हो रही थी? क्योंकि सही मानो तो उनको शिरीष को ये प्रोग्राम देना ही नहीं था, फर्स्ट प्रोग्राम देना ही नहीं था. कारण नुकताच शिकायला लागलेला हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयाचे नाव खराब करील याची मला खात्री होती. क्योंकि ये तो जस्ट सीखने आया था, और सीखने आने वाले को मैं अगर पहला ही प्रोग्राम दे दूं तो डेफिनेटली मेरा स्कूल का नाम खराब हो सकता है. इस बात की मुझे पक्का यकीन था. म्हणूनच मी त्याला कार्यक्रम देण्याचे टाळत होतो, और इसीलिए मैं उसे ये प्रोग्राम नहीं देना चाहता था, और मैं उसे टाल रहा था ये प्रोग्राम देने के लिए. तो इस फर्स्ट पैराग्राफ से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये एक लाइव कॉन्सर्ट है, जहाँ पर एक म्यूजिकल स्कूल का जो टीचर है वो यहाँ पे खड़ा खड़ा बोल रहा है अपने म्यूजिकल स्कूल के बारे में, और जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए उनके बारे में. और सबसे पहला ही उनका जो स्टूडेंट था, जो नया नया स्टूडेंट ज्वाइन हुआ था, उसके बारे में उन्होंने बताया है. अब ये हम बैक स्टोरी देखेंगे कि ये क्यों ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें ये नहीं देना चाहिए था, उसको बजाने के लिए फर्स्ट प्रोग्राम नहीं देना चाहिए था, ऐसा उनको क्यों फील हो रहा था. अब इसका बैकग्राउंड स्टोरी हम यहाँ पे देखेंगे. मी शिरीषकडे पाहिले. त्याच्या चेहऱ्यावर ढीठपणा व आत्मविश्वास पुरेपूर प्रतिबिंबित झाला होता. पण त्याचे हे अवसान फार वेळ राहणार नाही हे मी ओळखून होतो. अब ये जो है, उन्होंने कहा कि मैं शिरीष के तरफ मैंने जब देखा तो उसके चेहरे पर मुझे डिटर्मिनेशन, ढीठपणा मीन्स डिटर्मिनेशन, व आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंट पूरा मुझे दिख रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था उसके चेहरे से कि वो कंप्लीटली डिटरमाइंड है और सेल्फ कॉन्फिडेंट है इस प्रोग्राम के लिए. लेकिन उसका ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा समय टिकने वाला नहीं है ना. ये अवसान मतलब ये जो कॉन्फिडेंस है ये ज़्यादा टिकने वाला नहीं है. हे मी ओळखून होतो, ये मुझे पता था. पडद्यावर जाऊन बाहेरच्या श्रोतृवृंद नजरेला पडताच त्याचा हा धीर सुटेल याची मला खात्री होती. क्योंकि वो अभी तो बहुत ही डिटरमाइंड लग रहा है, लेकिन जैसे ही पर्दा ऊपर उठेगा और जब सामने उसे इतने सारे ऑडियंस स्पेक्टेटर्स दिखेंगे, श्रोतृवृंद स्पेक्टेटर्स ऑडियंस दिखेंगे, तो उसका ये जो कॉन्फिडेंस है वो पक्का छूट जाने वाला है, यानी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा. शिरीषने खूण करताच मी पडदेवाल्याला इशारा केला आणि पडदा झरझर वर गेला. शिरीष ने खूण करताच मतलब इशारा. शिरीष ने जब वो वहां बैठा था स्टेज पे तो उसने इशारा किया होगा उसके सर को, और जैसे ही उसने इशारा किया उसने पर्दे वाले को इशारा किया और पर्दा जो है झरझर ऊपर गया. फुटलाईटच्या झगझगीत प्रकाश डोळ्यांवर पडताच शिरीषने डोळे मिटून घेतले. फुटलाइट मतलब स्पॉटलाइट जो होता है ना, फोकस, जो मेन जो प्रोग्राम परफॉर्म करने वाला होता है उसके ऊपर लाइट्स गिरती है. तो जैसे ही ये प्रकाश, लाइट, ब्राइट लाइट शिरीष के आंखों पर गिरा, वैसे ही शिरीष ने अपनी आंखें बंद कर ली, डोळे मिटून घेतले, यानी अपनी आंखें बंद कर ली. त्या प्रकाशाची डोळ्यांनी जराशी सवय झाल्यावर शिरीषला संबंध श्रोतृवृंद दिसला, आणि त्याच क्षणी त्याच्या मनाची झालेली चलबिचल त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागली. अब यहाँ बताया है कि जैसे ही उसको थोड़ा सा यूज टू हो गया वो फोकस लाइट से, कि 1-2 मिनट गिर गया उसके ऊपर, तब उसको ऐसे यूज टू हो गया तो उसने अपनी आंखें खोली, और आंखें खोलते ही जब उसने सामने इतने सारे ऑडियंस को बैठा देखा तो उसके मन में जो बेचैनी थी वो बाहर आ गई. यानी पहले तो वो कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन अब वो बेचैन हो गया. उसकी त्याच्या मनाची झालेली चलबिचल यानी कि नर्वसनेस उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी.
तो गडबडून गेला आहे हे मी ओळखले। और अब मुझे समझ में आ गया था, यानी कि ये जो बोल रहा है ना स्टेज पर, जो म्यूजिक टीचर है, उसे समझ में आ गया था कि ये अभी गड़बड़ करने वाला है, ये इसका कॉन्फिडन्स चला गया है। त्याला आता सावरून धरणे शिक्षक या नात्याने माझे कर्तव्य होते और उसको अभी संभाल के लेना है, उसको सपोर्ट करना है एज अ टीचर। अब ये मेरी ड्यूटी बन गई थी। मी तंबोरेवाल्याला व तबलेवाल्याला खूण केली। तंबोरा इज ऑल्सो अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तंबोरा। और तबला तो हम सभी को मालूम ही है। तो तंबोरा भी एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट ही है और तबला तो हम बजाते हैं। तो ये दोनों को उसने इशारा कर दिया टीचर ने कि तुम शुरू करो। तंबोऱ्याचा धीर गंभीर आवाज घूमू लागला। तो अब जैसे ही तंबोरा उसने बजाना शुरू किया तो एक सीरियस नोट जो है, म्युझिकल नोट, उसने बजाना शुरू किया। शिरीषने डोळे मिटून कुणाचे तरी ध्यान केल्यासारखे दिसले व पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने न्हाऊन निघला व हलकेच त्याने षड्ज लावला। अब शिरीष ने क्या किया, जैसे ही उसने तंबोरे वाले ने जैसे ही सुर लगाया तो शिरीष ने अपनी आंखें बंद की और जैसे मानो उसने किसी का ध्यान किया। और इमीडिएटली जब उसने ध्यान किया तो उसके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस जो जा चुका था वो वापस से आ गया। और जैसे ही वो कॉन्फिडेंस आ गया उसने हल्के से एक सुर लगाया, तान लगाई, षड्ज मतलब सुर लगाना। एका 10 ते 12 वर्षाच्या मुलाला शांतपणे वाजवायला शुरुआत केलेली पाहून लोक शांत बसले। अब ये शिरीष कितने साल का था? सिर्फ 10-12 साल का लड़का था। तो एक 10-12 साल के लड़के ने इतने शांत तरीके से ये जो सुर लगाया है, जो बजाना चालू किया है इंस्ट्रूमेंट, वो देखकर लोग एकदम शांत हो गए। धीमेपणाने शिरीषने भूप रागातली गत वाजवायला शुरुआत केली। भूप एक राग है, क्लासिकल हिंदुस्तानी एक ट्यून है, राग है जो गाया जाता है। तो भूप राग के ट्यून्स उसने गाने चालू किए। गत मतलब ट्यून। तेज ते सुर। अब टीचर जो वहां खड़ा खड़ा सुन रहा है वो सोच रहा है, अरे ये तो एकदम परफेक्ट तेज ते सुर, जो भूप राग है बिल्कुल वही वो बजा रहा है, मात्रेचा ही फरक नहीं, मतलब इतना परफेक्ट बजा रहा है, कहीं पर भी नहीं गड़बड़ाया वो। तो शांतपणे वाजवू लागला आणि और अब शिरीष जो है शांत भाव से बजाने लग गया। और आजपर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला, कानावर विश्वास बसेना, नजरेवर ही बसेना। तो जब वो बजाने लगा तो मुझे इतना ज्यादा धक्का लगा जितना आज तक कभी नहीं लगा। कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था टीचर को, उसके आंखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये 10-12 साल का लड़का इतना अच्छा बजा रहा है। सोचो, टीचर को ही विश्वास नहीं हो रहा है तो ऐसा क्या हुआ होगा। पंचेंद्रिय दगा तर देत नाहीत ना, अशी शंका मनाला साठून गेली। पंचेंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग। तो ये सेंस ऑर्गन्स से हमें पता चलता है। तो कहीं ये सेंस ऑर्गन्स मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं, जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, कहीं वो गलत तो नहीं है। ऐसा डाउट उसको अपने ऊपर होने लग गया। उसके मन में ये थॉट एक निकला उसके मन से, माझ्या जागी तुम्ही असता किंवा आणखी कोणीही असता तरी त्याच्या मनातही तशी शंका आली असती। अब ये टीचर कह रहे हैं कि मेरे जगह पे आप होते या कोई और भी होता तो भी उसके मन में भी ऐसी ही शंका आती थी। तुम्हीच सांगा। सुमारे 6 महिन्यांपूर्वी शिरीष माझ्या विद्यालयात आला। धीटपणे त्याने विचारले, आपणच का पी जनार्दन? मी सुहास्य मुद्रेने होय म्हणताच तो म्हणाला, माझे नाव शिरीष भागवत, घरी श्रीच म्हणतात, मला गाण्याची फार आवड आहे। अब वो टीचर बता रहे हैं कि क्यों उनको ये डाउट हुआ। तो ये स्टोरी बता रहे हैं कि इतने अच्छे से जो उसने बजाया शिरीष ने, क्यों उनको डाउट हो रहा था, क्या कारण था। तो वो बता रहे हैं कि अगर मेरी जगह पे तुम भी होते तो क्या करते। कि वो कह रहे हैं कि आज से कुछ 6 महीने पहले शिरीष मेरे पास आया और एकदम ढीठपणे यानी कि एकदम बोल्ड होकर उसने मुझे पूछा, क्या आप ही पी जनार्दन हो? तो मैंने हंसते हुए थोड़ा हाँ कहा। तो उसने कहा, मेरा नाम शिरीष भागवत है, घर पे सब मुझे श्री कहते हैं और मुझे गाने का बहुत शौक है, मुझे गाना बहुत पसंद है। तुला गाण्याची आवड आहे तर? तो पी जनार्दन जो गुरु है, टीचर है जो, वो कहते हैं कि अगर तुमको गाना अच्छा लगता है तो मैं क्या करूं? माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मी शिकलेले फार आवडेल। तो ये ऊपर से और कहता है कि मुझसे ज्यादा तो मेरे फादर को मेरा सीखा हुआ ज्यादा पसंद आएगा। त्याच्या चमत्कारिक उत्तराचे मला नवल वाटू लागले व थोडासा रागही येऊ लागला। अब इतना फास्ट, अभी 10-12 साल का लड़का बोले तो वो कितना धीट होगा, कितना फास्ट उसने बोला कि मुझसे भी ज्यादा मेरे फादर को अच्छा लगेगा अगर मैंने सीखा तो
तो उसके ये जो चमत्कारिक उत्तर था, मतलब इमीडिएट उत्तर था एकदम से, तो उससे मुझे आश्चर्य भी हुआ, नवल वाटू लागले यानी आश्चर्य भी हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया कि ये कितना बेधड़क है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, किस तरह से बात करना है. तो थोडा वेळ थांबून पुढे म्हणाला, मी आपल्याकडे शिकायला येईन, पण माझी एक अट आहे. मी शिकायला आलो की रोज माझ्याबरोबर माझे वडील पण येतील व शिकवणी चालू असताना वर्गातच बसतील. आता मात्र मला राग आला. अब वो जो बोला ना कि मेरे पापा को ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझसे ज़्यादा अगर मैंने सीखा तो मुझे तो गुस्सा आ रहा था. पी जनार्दन को ये बोल रहा था कि मुझे तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर थोड़ा देर रुक के उसने वापस से बोला मुझे कि मैं यहाँ पे आपके पास सीखने आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है. अब ये बंदा सीखने जा रहा है तो सिखाने वाला शर्त रखना चाहिए या सीखने वाला शर्त रखना चाहिए. तो यहाँ पर ये जो सीखने जा रहा है वो शर्त रख रहा है की मेरी एक शर्त है, अट आहे. अट आहे मतलब शर्त है कि मी शिकायला आलो की रोज माझ्याबरोबर माझे वडील पण येतील, कि मैं सीखने आया तो मेरे साथ रोज मेरे फादर भी आएंगे और जब तक मैं सीख रहा हूं तब तक वो मेरे क्लास में ही बैठेंगे, मेरे साथ ही बैठेंगे. अब ऐसा कोई बोलेगा क्या? कहीं पर आप सीखने जाते हो तो आप कहीं पर भी सीखने जाओगे कुछ भी तो कोई आपके पेरेंट को अलाउ नहीं करेगा. आता मात्र मला राग आला. तो ये टीचर को अभी गुस्सा आया ये सुनकर. मी जाणीवपूर्वक हंसत म्हणालो. तो जानबूझकर मैंने हंसते हुए कहा, मान्य, चलो ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुझी अटी एकदम मान्य, पण त्यासाठी तुला महिना 50 रुपये फी द्यावी लागेल, लेकिन उसके लिए तुझे अलग से 50 रुपया फीस देना पड़ेगा. कबूल, उद्यापासून मी येतो. तो लड़का बोलता है ठीक है, मंजूर है, कल से मैं आता हूँ. माझ्याबरोबर वडील पण येतील बरं का, मेरे साथ पापा भी आएंगे मेरे, ठीक है ना. असं म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघता शिरीष चटकन निघून गेला. अब ये शिरीष की बात सुनकर गुरु तो टीचर जो है एकदम आश्चर्यचकित हो गया था, लेकिन उस बच्चे ने तो गुरु के फेस की तरफ देखा ही नहीं कि वो आश्चर्यचकित हुआ या नहीं, और वो वहां से फटाफट निघल गया. चटकन निघून गेलो मतलब फटाफट निघल गया. दुसऱ्या दिवशी तो अगदी वेळेवर आला. दुसरा दिन एकदम टाइम पर आया. त्याच्याबरोबर एक वयस्कर आणि भारदस्त गृहस्थ आले होते. उसके साथ एक एल्डरली और स्ट्रॉन्ग फिजिक वाले एक आदमी आए थे. शिरीष म्हणाला, हे माझे वडील नाना. तो शिरीष ने कहा कि ये मेरे पापा है, इन्हें हम नाना कहते हैं. आमचे नमस्कार झाले. मतलब इन दोनों ने, टीचर ने और फादर ने एक दूसरे को नमस्कार किया. एक अक्षर न बोलता नाना खुर्चीवर बसले. अब नाना ने कुछ नहीं कहा और वो जाकर चेयर पर बैठ गए. मी पण न बोलता वायोलिन काढले व शिरीषच्या हातात दिले. मैंने भी कुछ नहीं बोला और मैंने वायोलिन निकाला और शिरीष के हाथ में दिया. त्याने बरोबर वही वगैरे आणलेली पाहताच माझ्या त्यांच्याबद्दलचा ग्रह चांगला झाला. अब वो अपने साथ में, क्योंकि बुक भी लाया था लिखने के लिए, नोट्स लिखने के लिए, तो ये बात देखकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एज ए टीचर हम चाहते हैं कि बच्चों के पास में नोट्स लेने के लिए हमेशा बुक होना चाहिए. तो इसीलिए जो मेरा उस पर गुस्सा था, जो टीचर का उस पर गुस्सा था, वो थोड़ा कम हो गया. ग्रह चांगला झाला मतलब उस बच्चे के लिए जो विचार था, जो गुस्सा था, वो कम हो गया और अच्छा हो गया. पहिल्या दिवशी प्राथमिक माहिती व पहिला धडा दिल्यावर मी हातात वायोलिन घेतले. मतलब फर्स्ट डे मैंने जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो दिया और फर्स्ट लेसन मैंने उसको सिखाया और फिर वायोलिन मैंने अपने हाथ में लिया. ये टीचर बोल रहा है. माझ्या विद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी स्वतःच वाजवून दाखवायचे अशी माझी प्रथा होती. अब टीचर कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट मेरे स्कूल में फर्स्ट डे आता है उसे मैं खुद बजाकर बताता हूँ. तो ये मेरा स्कूल का एक रूल था, अशी माझी प्रथा होती. मतलब एक नियम था की मैं बजा के बताता हूँ उस बच्चे को. त्यामागील हेतू एवढाच की मला त्यांना सुचवायचे असते की नेटाने नीट टिकलात तर इतपत वाजू शकाल. तो ये मेरा बजाने का सिर्फ एक ही मेरा मोटिव है. टीचर कहते हैं कि मेरा सबसे पहले दिन बजाने का एक ही मोटिव है कि जो भी बच्चा सीखने आया है उसे ये बात समझ में आ जाए कि अगर आप ठीक ठाक से बैठे पूरा क्लास और आपने बजाना सीखा, प्रैक्टिस अच्छी की, तो जो मैं अभी बजा रहा हूँ आप इतना तो बजा ही सकोगे. त्याप्रमाणे सुमारे 20 मिनिटे में पिलू रागातली एक गत वाजवून दाखवली. तो इस वजह और उसी हिसाब से मैंने एक करीब 20 मिनट तक एक पिलू राग, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था एक और राग था, वैसे ये पिलू राग है. पिलू राग मैंने उसको बजाकर बताया 20 मिनट तक. कितने मिनट तक वो पिलू राग उसने बजाया? 20 मिनट तक. जीवाचे कान करून नाना ऐकत होते. जीवाचे कान करून मतलब तन मन धन से बहुत ही अटेंटिवली वो सुन रहे थे. जीवाचे कान करून मतलब वेरी अटेंटिवली नाना सुन रहे थे. व शिरीष माझ्याकडे व नानांकडे आळीपाळीने बघत होता. और शिरीष जो है कभी मेरे पास देख रहा था, कभी नाना के पास देख रहा था.
बारी बारी से, आळी पाळीने मतलब बारी बारी से देख रहा था. मी वायोलिन खाली ठेवले व नानांकडे पाहिले. मैंने वायोलिन नीचे रखा और नाना की तरफ देखा. त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान स्पष्टपणे दिसत होते. उनके चेहरे पर जो सेटिस्फेक्शन था वो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था. ये जो सुनने के बाद में, वायलिन सुनने के बाद में जो सेटिस्फेक्शन नाना के चेहरे पे था वो एकदम साफ दिखाई दे रहा था. आपण जाऊया आता, शिरीष म्हणाला व पिता पुत्र उठले. अब शिरीष बोला कि चलो अब हम निकलते हैं. और शिरीष और उसके फादर जो नाना है दोनों उठ गए. मीच आपण होऊन विचारले, काय कसं काय वाटलं एकंदरीत. अब शिरीष तो उठ गया अपने फादर के साथ में, तो मैंने ही आगे होकर बजाया. अब नॉर्मली क्या होता है कि कोई अगर कुछ बजाता है तो हम बोलते हैं ना, अरे वाह, कुछ तो तारीफ करते हैं. लेकिन इन दोनों ने कुछ बोला नहीं, तो मैंने खुद ने उठकर पूछा की क्यों, कैसा लगा मेरा बजाया हुआ. वाह, उत्कृष्ट. त्याबद्दल प्रश्नच नाही. तो ये कौन बोल रहे हैं? शिरीष ने मध्येच उत्तर दिले. शिरीष नहीं बीच में, उसने पूछा नाना को, लेकिन शिरीष ने बीच में आंसर दे दिया कि वाह, इसका तो कोई जवाब ही नहीं. ये तो बहुत ही बढ़िया था, कमाल का था. मला त्याच्या आगाऊ स्वभावाचा राग आला. अब ये जो अनवांटेडली जो आगे आगे होकर बोल रहा था, जो अपनी चालाकी दिखा रहा था, क्लेवरनेस दिखा रहा था, तो ये उसकी बात नाना टीचर को पसंद नहीं आई. आपण कुठं असता कामाला, भोचकपणे शिरीषच पुन्हा म्हणाला. भोचकपणे मीन्स बीइंग ओवर स्मार्ट. ओवर स्मार्ट होते हुए शिरीष ही वापस बोला कि अरे आप कहाँ होते हैं काम के लिए. तो मला वाटले की मध्ये मध्ये बोलल्याबद्दल नाना शिरीषला दम भरतील, पण त्या उलट ते कौतुकाच्या नजरेनेच त्याच्याकडे पाहत होते. तब टीचर को क्या लगा कि जो बीच बीच में ये शिरीष बोल रहा है ना, ओवर स्मार्ट बन रहा है, तो नाना उसको गुस्सा करेंगे, उसके फादर. लेकिन उसके उल्टे वो तो उसको एकदम कौतुक के नजरों से देख रहे थे. कौतुक की नजरों से ना, तारीफ करने वाली नजरों से देख रहे थे, खुश होते हुए. तो अब नियमितपणे रोज पिता पुत्राची जोडी येऊ लागली. नियमितपणे रेग्युलरली दोनों फादर एंड सन की जोड़ी आने लग गई. शिरीषची प्रगती पाहून मात्र प्रसंगी मी पण आश्चर्यचकित होत होतो. अब जैसे जैसे शिरीष प्रोग्रेस कर रहा था, अच्छा से अच्छा बजा रहा था, तो उसके प्रोग्रेस को देखकर मैं भी थोड़ा आश्चर्यचकित था. मैं भी थोड़ा सा ये हो गया था कि अरे वाह, कितना एकदम अच्छे से उसने बजाना सीख लिया है. त्याचा हात वाजवायला अतिशय हलका होता आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्यात त्याची आकलन शक्ती फारच दांडगी होती. आकलन शक्ति इज ग्रेस्पिंग पावर, टू नो समथिंग. और बहुत गहरी थी. दांडगी मतलब बहुत गहरी थी, बहुत अच्छे से उसको कोई भी चीज़ समझ में आ जाती थी. और उसका हाथ बहुत हल्का था बजाने में, इसकी वजह से वो बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली बजा पाता था कोई भी ट्यून. नाना रोज त्याच्या बरोबर येत वो एक अक्षरही न बोलता शांत बसून राहत. नाना रोज उसके साथ आते थे, शिरीष के साथ, और एक वर्ड नहीं बोलते थे और वो शांत एकदम चुपचाप वहाँ बैठे रहते थे. मी पण त्यांच्याशी बोलत नसे. अब क्योंकि नाना नहीं बोलते थे इसलिए मैं भी उनके साथ कुछ बात नहीं करता था. हाँ हाँ म्हणता 3 महीने निघून गेले. तो ऐसे करते करते 3 महीने निकल गए. 3 months निकल गए. आणखीन 3 महिन्यांनी होणाऱ्या माझ्या विद्यालयाच्या प्रथम कार्यक्रमात आपण शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा असा मी निश्चय करून टाकला आणि त्यानुसार मी शिरीषला म्हणाले, शिरीष अशीच प्रगति कायम राहू दे. अब जैसे तैसे करके 3 महीने निकल गए और 3 महीने बाद में उनके म्यूजिकल स्कूल का एक लाइव कॉन्सर्ट होने वाला था, जो कि स्टार्टिंग में ही हमने देखा था वो लाइव कॉन्सर्ट के बारे में. तो वो 3 महीने बाद होने वाला था ये उस वक्त. तो उस टीचर ने ये डिसाइड कर लिया था कि जो ये कार्यक्रम होगा उसमें फर्स्ट प्रोग्राम वो शिरीष को ही देगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा बजा रहा था और वो ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहेगा. तो उन्होंने शिरीष को कहा भी कि ऐसी ही प्रगती तुम्हारी प्रोग्रेस कंटिन्यू रखो. आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमात मी तुझा कार्यक्रम ठेवणार आहे और हमारे स्कूल का जो लाइव कॉन्सर्ट होगा, कार्यक्रम होगा, उसमें मैं तुम्हारा प्रोग्राम परफॉर्मेंस रखने वाला हूँ. हे ऐकल्यावर शिरीषला अत्यानंद होईल अशी कल्पना होती, पण त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाच्या काहीही भावना दिसले नाहीत. ये सुनने के बाद में शिरीष जो है, मुझे ऐसे लगा कि शिरीष के चेहरे पर खुशी आएगी, लेकिन उसके चेहरे पर मुझे किसी भी तरह की कोई भी खुशी नहीं दिखाई दी. इतकेच नव्हे तर त्याचा चेहरा काहीसा उतरला, और इतना ही नहीं, उसका चेहरा भी थोड़ा उतर गया था, उदास हो गया था. मी विचारले, काय तुला हे ऐकून काहीच आनंद वाटत नाही का? तो मैंने उसको पूछा कि अरे तुझे ये बात सुनकर खुशी नहीं हुई क्या? गंभीर आवाजात ठाशीर स्वरूपाचे उत्तर आले, माझ्यापेक्षा नानांना त्याचा आनंद जास्त होईल. तो एकदम सीरियस आवाज में उसका एक प्रॉम्प्ट रिप्लाई आया कि मुझसे भी ज़्यादा मेरे फादर को अच्छा लगेगा, उन्हें ज़्यादा खुशी होगी. और किस बात की खुशी होगी? कि वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहा है लाइव.
पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या तऱ्हेवाईक उत्तराचे आश्चर्य करीत मी बसलो. मतलब पिता पुत्र तो चले गए और हर बार की तरह ये जो शिरीष बोल के गया उससे मैं आश्चर्यचकित हो गया और मैं आश्चर्यचकित होकर वहीं बैठा रहा. प्रत्येक वेळी तो नानांचे नाव का घेतो व नाना अगदी रोज त्याच्या बरोबर येतात याचे रहस्य काय असावे या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडेना. अब हर बार वो नाना का नाम क्यों लेता है? वो जब भी उससे बात करता है तो वो नाना के बारे में ही बताता है, ऐसा क्यों? और नाना रोज उसके साथ क्यों आते हैं? इस बात का रहस्य उन्हें आज तक पता नहीं चला कि ये क्या है. याशिवाय आणखीन एक शंका माझ्या मनात वरचेवर येत असे और इन सब के अलावा एक और डाऊट मेरे मन में ऊपर ही ऊपर आ रहा था. ती म्हणजे नाना जवळ असताना शिरीष मोकळ्या मनाने व्हायोलिन वाजवत नसावा. ही दूसरेच दिवशी शिरीष आला नहीं. अब जो डाउट मुझे ऊपर के ऊपर आ रहा था वो ये कि जब नाना बैठे रहते हैं शिरीष के सामने तो शिरीष इतना फ्री होकर नहीं बजा पाता है वायोलिन. हो सकता है नाना के एब्सेंस में वो ज़्यादा अच्छे से बजाए, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि नाना के प्रेजेंस में वो ज़्यादा नहीं बजा रहा है. अब ये तो उस दिन का बात हो गया. नेक्स्ट डे जब आया तब ना शिरीष आए ना नाना आए. दुसरेच दिवशी शिरीष आला नाही. शिरीष आया नहीं दुसरे दिन. त्याचा हा पहिला खाडा याने फर्स्ट छुट्टी उसने ली थी. नसेल एखादे वेळेस जमले असे मी समाधान करून घेतले. तो टीचर ने ऐसे ही सेटिस्फैक्शन करके ले लिया कि हो सकता है कोई दिन एक आध दिन नहीं जमे. होता है ना, हम रोज रोज कहीं जाते हैं तो एक आध दिन हम बीमार पड़ गए हो, जाने की इच्छा नहीं हो, कुछ हो, तो वो उन्होंने ऐसे ही सेटिस्फैक्शन करके ले लिया कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन नहीं आया तो कोई बात नहीं. पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सुद्धा शिरीष आला नाही. बट उसके नेक्स्ट डे भी वो नहीं आया. चौथा दिवस गेला, फोर्थ डे गया, पाचवा गेला, फिफ्थ डे भी गया आणि तसेच 15 दिवस गेले और वैसे ही 15 दिन चले गए. शिरीषचा पत्ता नव्हता. उसका कहीं पर कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ है. मेरे पास उसका एड्रेस भी नहीं था. 16व्या दिवशी एक मनुष्य निरोप व फीचे पैसे घेऊन आला. तो 16th डे पर एक आदमी आया. एक मैसेज था उसके पास और वो फी का पैसा भी लेकर आया. नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही. उसका मैसेज क्या था कि क्योंकि नाना बीमार है इसलिए शिरीष नहीं आ पाएगा असे तो म्हणाला. आणि थोड्याशा त्राग्यानं मी म्हणालो, तो मैं थोडासा गुस्सा होकर बोला, नानांशी त्याला काय करायचे आहे? इकडे कार्यक्रम जवळ येत चालला आहे, त्याचे काय? तो मैं थोड़ा सा मतलब टीचर थोड़ा सा ऐसे गुस्सा होके बोले कि नाना से क्या करना है उसको, कार्यक्रम पास में आ रहा है, उसका क्या? शिरीष आला नाही. त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला. तो शिरीष आया ही नहीं. उसका इंतजार करते करते जब वो नहीं आया फाइनली तो मैंने उसका जो कार्यक्रम रखा था लाइव कॉन्सर्ट में वो मैंने कैंसिल कर दिया. त्याचे नाव पण काढायचे नाही असे ठरवून मी बाकीचे विद्यार्थी तैयार केले. अब शिरीष नहीं आया ना, उसका नाम भी नहीं निकालने का. इतना गुस्सा आ रहा था मास्टर को, टीचर को शिरीष के ऊपर, तो उसका नाम भी नहीं निकालना है. और ये सोचकर उसने बाकी के जो स्टुडंट्स थे उन लोगों को तैयार करना शुरू किया. समारंभाचा दिवस उगवला आणि सकाळपासून शिरीषच्या आठवणीने मी उगाचच बेचैन झालो होतो. अब जो परफॉर्मेंस का दिन आया, प्रोग्राम का दिन आया और सुबह से मैं शिरीष के बारे में सोच सोच के बेचैन हो रहा था, नर्वस हो रहा था, ऐसे टीचर बोल रहे हैं. सकाळची इति कामे आटोपून मी जरा स्वस्थ बसतो न बसतो तोच दारात शिरीष उभा. सकाळची यानी सुबह सुबह के जो भी काम होते हैं वो फटाफट करके मैं सोचा था थोड़ा सा आराम से बैठूं. तो जैसे ही मैं बैठता हूँ देखता हूँ तो सामने शिरीष खड़ा है दरवाजे पे. मी ताड़कन उभा राहिलो. मतलब जैसे ही मैं बैठा शिरीष को देखा फटाफट उभा खड़ा हो गया. ताड़कन यानी इमिडिएटली त्याच्या जवळ गेलो, उसके पास गया. अरे तुझा पत्ता तरी काय? आणि आज एकटाच कसा काय? नाना कसे नाहीत बरोबर? इकडची दुनिया तिकडे होईल ना. तो वो बोलते अरे तेरा पत्ता किधर है, तू है किधर, और आज अकेला कैसे? तेरे नाना कहाँ है तेरे साथ में, वो क्यों नहीं आए? अगर वो आ जाते तो क्या यहाँ की दुनिया वहाँ हो जाती? इकडची दुनिया तिकडेच झाली आहे सर, यापुढे मी एकटाच दिसेन. तो वो कहता है कि अरे सर यहाँ की दुनिया वहाँ हो गई है, सब कुछ बदल गया है, अब इसके आगे मैं आपको अकेला ही दिखूंगा. माझे नाना माझे नाना माझे नाना कायम से गेले हो सर. मतलब वो बहुत ही दुख के स्वर में बोल रहा है कि मेरे नाना जो है वो हमेशा के लिए चले गए हैं, मतलब मर गए हैं. बऱ्याच सांत्वनानंतर त्याने विचारले और थोड़ा सा उसको कंसोल किया. उसके बाद में उसने पूछा, सांत्वना देना मतलब किसी को हम दिलासा देते हैं ना, वो. तो वो दिलासा देने के बाद में उसने मुझे पूछा, आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना? तो उसने पूछा कि सर आज हमारे विद्यालय का स्कूल का कार्यक्रम है ना? मी खिन्नपणे हो म्हणालो. तो मैं थोड़ा उदासीन होकर हाँ मैंने कहा. मग मला आज कार्यक्रम दिया. तो वो बोलता है कि तो आज आप मुझे कार्यक्रम दो, मुझे परफॉर्म करने दो. नाही म्हणू नका सर, एवढीच इच्छा पुरवा. बोलते प्लीज सर आज मना मत करना, मेरी बस इतनी सी इच्छा पूरी कर दो, आज आप मुझे कार्यक्रम दे दो. तो असे म्हणल्यावर
मात्र माझ्यातला शिक्षक जागा झाला. जब वो ऐसे कर रहा था, विनंती रिक्वेस्ट कर रहा था, तो मेरे अंदर का जो शिक्षक है एज ए टीचर मेरे अंदर का, वो जागरूक हो गया कि एज अ पर्सन तो मैं उसको मना भी कर दूं, बट एज अ टीचर मैं अपने स्टुडंट को अपसेट नहीं करना चाहता. मी सौम्य आवाजात म्हणालो. तो मैंने एकदम पोलाईट आवाज में कहा, शिरीष मी तुझ्या भावना ओळखतो, पण आज माझा नाईलाज आहे. तो सर बोले एकदम पोलाइट वर्ड्स में कि शिरीष मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आज मेरे हाथ में कुछ नहीं है. आजच्या या पहिल्या कार्यक्रमावरच आपल्या विद्यालयाची इब्रत अवलंबून आहे. आज के इस पहले कार्यक्रम के ऊपर ही हमारे जो म्यूजिक स्कूल है उसकी इज्जत निर्भर है. यानी पहला कार्यक्रम अच्छा नहीं हुआ तो स्कूल की इज्जत पूरी खराब हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी. त्यातून तुझी 2 महिने गैरहजेरी लागलेली, तूच सांग मी तुला कार्यक्रम कसा देऊं, और इसमें तू 2 महीने से आया नहीं है, तू एब्सेंट रहा है, तो तेरी प्रैक्टिस कहाँ हुई होगी, तो मैं तुझे कार्यक्रम कैसे दे दूं, इतना इम्पॉर्टंट डे है आज. अगतिक होऊन शिरीष म्हणाला. एकदम एकदम ज्यादा इमोशनल होकर शिरीष ने कहा, सर माझी एवढी एकच विनंती मान्य करा, मला आज वाजवू दे, नंतर जन्मात हाथ लावणार नाही व्हायोलिनला. तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हुए कहा उसने कि सर प्लीज़ आज मुझे एक दिन दे दो, उसके बाद मैं जिंदगी में कभी इस वायलिन को हाथ नहीं लगाऊंगा. तो सर कहते तू पुढे जन्मभर वाजव, तू चाहिए तो पूरा जन्मभर बजा, पण आज वाजवू नको, तुझी मनस्थिती ही आज बरोबर नहीं, लेकिन आज मत बजा, क्योंकि आज तेरी मनस्थिति, मन की दशा जो है बराबर नहीं है, तो हो सकता है तू प्रोग्राम भी बराबर ना दे पाए, तू बाकी जिंदगी भर बजा, लेकिन आज मत बजा. मला परवानगी दिलीत तर माझी मनस्थिति आपोआपच सुधारेल. तो वो शिरीष कहता कि अगर आपने मुझे परमिशन दे दिया तो मेरी मनस्थिति अपने आप ही सुधर जाएगी. शेवटी त्याचे दुखित मन पुन्हा आणखी कशाला दुखवा असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली. मात्र पहिलाच कार्यक्रम त्याचा ठेवावा असेच मी ठरवले. तो उसके जो मन की स्थिति थी वो ध्यान में रखते हुए फाइनली मैंने विचार किया कि ठीक है, मैं उसे परमिशन दे देता हूँ और पहला ही कार्यक्रम उसका रख देता हूँ. त्याप्रमाणे मी परवानगी दिली आणि शिरीष वाजवू लागला. इसी वजह से मैंने उसको परमिशन दे दी और अब जो वो शिरीष बजाने लग गया है. अब हमने जो पहले जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, वो स्टेज पर देखकर लोगों को, ऑडियंस को एकदम डिस्टर्ब हो गया था, कॉन्फिडेंस चला गया था, फिर आंखें बंद करके कुछ सोचा और वापस कॉन्फिडेंस आ गया और उसने अच्छे से बजाया. तो टीचर भी एकदम शॉक्ड हो गए कि इसने इतना अच्छा बजाया तो कैसे बजाया. तो अब ये यहाँ से हमारा कंटिन्यू हो रहा है. शिरीष कार्यक्रम करण्यात मुरलेल्या एखाद्या वादकाप्रमाणे वाजवत होता. अब शिरीष जब ये कार्यक्रम कर रहा था तो वो इस तरह से बजा रहा था जैसे मानो कोई बहुत ही एक्सपिरियंस्ड पर्सन जो है म्युझिक प्लेयर वो बजा रहा हो. इतके शिकला तरी कुठे याचाच मी विचार करत होतो. आणि त्यापेक्षाही मला मुख्य प्रश्न असा पडला होता की नवीनच शिकायला लागलेला मुलगा इतके उत्कृष्ट वाजवतो तर जुने मुरलेले विद्यार्थी किती छान वाजवत असतील असेच बाहेरचे लोक म्हणत असणार, तेव्हा याच्यानंतर वाजवायला कुणाला बसावे. तो अब ये जो है, जो टीचर के मन में जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो ये था कि अरे उसने इतना सारा सीखा तो कहाँ, ये वो सोच रहा था कि इतना अच्छा जो उसने बजाया, क्योंकि 2 महीने से तो आया ही नहीं था वो, और तो उसने सीखा कहाँ पर, यही उसके समझ में नहीं आ रहा था. और एक और क्वेश्चन जो उसको पड़ रहा था कि बाहर के लोग क्या सोच रहे होंगे, ऑडियंस क्या सोच रही होगी, क्योंकि जब उसने इंट्रोड्यूस किया था शिरीष को तो ये बोलकर इंट्रोड्यूस किया था कि ये नया नया नौखा मुसाफिर है ना, ये वर्ड यूज किया था कि ये नया नया बजाना सीख रहा है, तो ये सोचकर ही आप उसकी प्रशंसा करें, उसे आंके. तो अब तो ये उसने तो ऐसे बजाया है जैसे मानो बहुत एक्सपीरियंस्ड ये म्यूजिशियन हो. तो अगर नया सीखने आने वाला बच्चा एकदम एक्सपीरियंस्ड पर्सन की तरह बजाने लगे तो जो एक्सपीरियंस्ड वाले हो जाएंगे वो कैसे बजाएंगे, ये क्वेश्चन बाहर के सभी लोगों को होगा. बिल्कुल इतना अच्छा उसने बजाया था. टाळ्यांच्या कडकडाटाने मी भानावर आलो. तो जैसे ही सब लोगों ने उसका प्रोग्राम खत्म होने पर तालियां बजाई जोर जोर से, तो तालियों की कड़कड़ाहट से मेरी सोच टूटी. ये सब सोच रहा था ना टीचर की इतना अच्छा बजा रहा है, कहाँ सीखा उसने. शिरीष आता आला व त्याने माझ्या पायांवर डोके ठेवले. अब शिरीष का प्रोग्राम खत्म हुआ तो वो आया और उसने अपने टीचर के पैरों पर अपना सर रखा, मतलब उसके ब्लेसिंग्स लिए. मी त्याला उठवत विचारले. तो मैंने उसको उठाते हुए पूछा, शिरीष हा काय प्रकार आहे. तो टीचर ने उसको पूछा कि अरे ये क्या है, तू माझ्याकडे न येता आणखीन कुठे शिकत होतास, तू मेरे पास नहीं आके और कहीं जाके सीख रहा था. डोळे पुशीत शिरीष म्हणाला, सर काय ही भलताच शंका. तो अपने आंसू पोंछते हुए शिरीष बोला कि सर ये फालतू की डाउट क्यों कर रहे हो, मी तुम्हाला सर्व सविस्तार सांगतो, मैं सब कुछ आपको बताता हूँ.
ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे फी व चिट्ठी पाठवली त्याच रात्रि नाना वारले। जिस दिन मैंने आपको फीस और चिट्ठी भेजी थी, मैसेज भेजा था, उसी दिन नाना गुजर गए। मला धक्काच बसला। मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। ज्यांच्यासाठी शिकत होतो तेच गेल्यावर कशाला आता शिका म्हणून मी वायोलिनला हात लावलाच नहीं ऐसे ठरवले। मतलब जिनके लिए मैं सीख रहा था वो तो नाना के लिए सीख रहा था ना यहाँ पे, लेकिन जिनके लिए मैं सीख रहा हूँ वो ही अब नहीं रहे, तो अब मुझे क्यों इस म्युझिकल इंस्ट्रुमेंट को हात लगाना है। तुम्हाला कदाचित माहीत असेल किंवा नसलेही माझे नाना एकेकाळी उत्कृष्ट गवई होते। मतलब आपको शायद ये बात पता है कि नहीं है, आई डोंट नो, बट मेरे नाना जो है वो किसी वक्त में बहुत अच्छे गवई हुआ करते थे, सिंगर। पण त्यांना एकदा कसलासा जबर अपघात झाला व त्या अपघातात ते ठार बहिरे झाले। लेकिन उनके साथ में कोई एक एक्सीडेंट, ऐसा जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया जिसके वजह से वो एकदम बहरे हो गए, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है। त्यांना काहीही ऐकू येत नसे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है। ओठांच्या हालचालींवरून त्यांना काही शब्द समझत, अपने होठों के मूवमेंट पर, लिप मूवमेंट पर कुछ कुछ शब्द उनको समझ में आते हैं। बहिरेपणाच्या इतर गैरसोयीपेक्षा संगीत सेवा अंतरली याचाच नानांना धक्का बसला। अब बहिरापन है ये उनको, इससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बहरेपन से उनका संगीत से भी नाता टूट गया, इस बात का उनको ज्यादा धक्का लगा। शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य शिकण्यासाठी उद्युक्त केले, लेकिन फिर फाइनली उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया, मुझे इंस्पायर किया कि तुम कुछ तो भी सीखो, म्युझिकल इंस्ट्रुमेंट बजाना। कोणीतरी संगीत शास्त्रासाठी सतत धडपड करत असल्याचे पाहण्याच्या त्यांना अमाप सौख्य मिळत होते। मतलब उन्हें ये बात जानकर बहुत खुशी होती थी कि कोई तो है जो संगीत प्रेमी है और संगीत सीख रहा है और संगीत सीखने के लिए अपनी जान लगा रहा है, और इसी बात से उन्हें बहुत सुख मिल रहा था, खुशी हो रही थी। म्हणूनच ते रोज माझ्याबरोबर इथे येत होते और इसीलिए वो रोज मेरे साथ यहाँ पर आते थे। पण त्यांना ऐकू काहीच येत नव्हते, लेकिन उनको सुनाई कुछ नहीं देता था। त्यामुळे मला वारंवार खेद व्हायचा और इसीलिए मुझे बार बार दुख होता था की मी वाजवण्यात कितीही प्रगती व कौशल्य दाखवले तरी माझे नाना काही ते ऐकू शकत नाहीत। या विचाराने मला नानांसमोर मोकळेपणा वाटत नव्हता। तो मैं इतना अच्छा बजा रहा था, लेकिन फिर भी मुझे दुख हो रहा था कि मैं कितना ही अच्छा क्यों ना बजाऊं, लेकिन मेरे नाना तो सुन नहीं सकते वो। तो इसी बात से मुझे उनके सामने बजाने में फ्रीडम महसूस नहीं होती थी, मैं खुलेपन से नहीं बजा पाता था। ज्या दिवशी नाना गेले त्याच दिवशी मी ठरवले कि संगीत बंद। तो जिस दिन नाना की डेथ हुई थी उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अब संगीत बंद, मैं संगीत नहीं सीखूंगा। पण दुसऱ्याच क्षणी मनात विचार आला की माझे नाना जेव्हा माझे वादन ऐकू शकत नव्हते, पण आता माझ्याच शेजारी बसून नक्की ऐकत आहे। तो लेकिन जैसे ही मैंने ये सोचा कि अब मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाऊंगा, तो उसी दूसरे क्षण मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब पहले नाना जिंदा थे तब वो मेरा म्यूजिक सुन नहीं सकते थे, लेकिन अब तो वो मर गए हैं, अब तो वो मेरे बाजू में ही बैठकर वो मेरा पूरा म्यूजिक सुन सकते हैं। या विचारा सरशी लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता मी त्याच दिवसापासून वायलिन वाजवायला शुरुआत केली। तो जैसे ही ये सोच मेरे दिमाग में आई, तो मैंने लोगों के क्या कहेंगे लोग इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की और मैंने उसी दिन से वायलिन सीखना शुरुआत किया। आज सकाळपर्यंत मी कुठे बाहेर पडलो नव्हतो और आज सुबह तक मैंने किधर भी घर से बाहर नहीं गया था। उस दिन से लेकर 24 तास एकच उद्योग, 24 घंटे सिर्फ एक ही काम, एकच ध्यास, एक ही मकसद। मी सराव करू लागलो। सराव मीन्स प्रॅक्टिस। मैं प्रॅक्टिस करने लगा, म्हणजे मला भास व्हायचा और कि पुढच्या ताना व सूर मला नानाच सांगत आहेत, और मुझे ऐसा एहसास होता था कि आगे के सुर और ताल जो भी है मुझे नाना ही बता रहे हैं। तबल्याचा ठेका त्यांनीच धरला आहे और जो तबला जो बजा रहा है तबला, वो मानो वो ही बजा रहे हैं। व तंबोऱ्याच्या तारांवर पण त्यांचीच बोटी फिरत आहेत और मुझे ऐसा लग रहा जैसे तंबोरा भी मेरे फादर ही, नाना ही बजा रहे हैं। आज कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एवढे लोग पाहून मी गडबडून गेलो होतो। आज कार्यक्रम के शुरुआत में इतने सारे लोग देखकर मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, पण डोळे मिटून घेताच नानांची मूर्ति डोळ्यांसमोर आली। लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, नाना की मूर्ति मतलब नाना का फेस मेरे आंखों के सामने आ गया। ते म्हणाले, बेटा वाजव, मी ऐकतो आहे। और उन्होंने कहा, बेटा बजाओ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। मला जोर चढला और मुझे और उत्साह आया। माझ्या डोळ्यांसमोर प्रेक्षक नव्हते, अब मेरे सामने कोई ऑडियंस नहीं थी, थिएटर नव्हते, मतलब कोई थिएटर नहीं था, कोई नहीं था मेरे सामने। होते फक्त माझे नाना, मी आणि सूर,
जो थे वो सिर्फ मैं, मेरे नाना और मेरे सूर. शिरीष गप्प बसला आणि मी काहीच बोलू शकत नव्हतो. अब शिरीष ये सब बताकर चुप हो गया और मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था. तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर खत्म हो गया. इसके क्वेश्चन आंसर्स की लिंक आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो. इसी के साथ मैं यहीं पर वीडियो एंड करती हूँ. जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.